नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और इस बार हम बातचीत करेंगे एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में जो टाटा म्यूचुअल फंड से है, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और चूंकि आपने सुना ही होगा कि बजट में या अदरवाइज बहुत ज़्यादा फोकस सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रही है, प्राइवेट कंपनियों की तरफ से भी बहुत बड़े कैपेक्स हो रहे हैं। तो इस ग्रोथ को कैसे कैप्चर किया जाए, इस थीम में कैसे पैसे बनाए जाएँ, इसके लिए हम लोग इस एक थीमेटिक फंड के बारे में बातचीत करेंगे। और इसके फंड मैनेजर और बहुत ही सीनियर अभिनव शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो जिन्होंने इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की है और आईआईएम लखनऊ से मैनेजमेंट भी किया है और बहुत लंबा तजुर्बा है इनका फंड को मैनेज करने का। अभिनव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पे। तो धन्यवाद। हमने ये सोचा कि आजकल बड़ी बातें हो रही इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो क्यों ना इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में लोगों को बताया जाए कि अगर किसी की दिलचस्पी इस बारे में है कि हम इंफ्रा ग्रोथ में पैसे बनाना चाहते हैं, उसमें वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस फंड के बारे में किया जाए। लेकिन इससे पहले कि हम आपके फंड में डीप डाइव करें, हम थोड़ा एक बार मैक्रो पिक्चर भी समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप फंड मैनेजर हैं, आप ये सब चीज़ें ज़रूर देखते होंगे। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और उसमें ये थ्रस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जाए, क्या कोइंसाइड हो रही हैं? जी नीरज जी, पहले तो धन्यवाद अपने शो में मुझे बुलाने के लिए। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है जिसकी हम बात करते हैं, अगर आप देखेंगे अगर मैं पिछले 2010 से 2020 के दशक में देखता हूँ, तो वो इट वाज मेनली ड्रिवन बाय कंजम्पशन, जो कि हम कह सकते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट्स थोड़े से पीछे थे। पर 2020 ऑनवर्ड्स हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट्स में काफी तेजी आनी शुरू हुई है। और ये ना कि सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू आई है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें काफी पार्टिसिपेट कर रहा है। सो ग्रोथ स्टोरी आने वाले समय में मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट से ज्यादा चलेगी और कंजम्पशन थोड़ा सा बैक सीट लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कंजम्पशन नहीं ग्रो करेगा, बट डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ग्रोथ स्टोरी को लीड करेंगे। ओके। जैसे बहुत सारी थीम्स हम लोग जब स्टडी करते हैं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ी थीम है, और इसको एक डेफिनेशन में रखना बड़ा मुश्किल काम है कि किसको इंफ्रास्ट्रक्चर माने और किसको ना माने। आप मुझे करेक्ट करिएगा कि क्या डेटा सेंटर भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से बड़ा ब्रॉड है। तो आप एक फंड मैनेजर के तौर पर जब इस सेक्टर को देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें इसमें आप शामिल करते हैं? जी नीरज जी, यदि आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो इसका बेसिक प्रेमाइस या बेसिक आइडिया ये है कि ये एक इंडिया की इन्वेस्टमेंट से लिंक्ड है। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ अगर इंडिया में आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर थीम प्ले आउट होती है। जो भी सेक्टर्स है जहां पे आपको लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट साइकिल से बेनिफिट कर सकते हैं, वो सब हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसा कि आपने बोला डेटा सेंटर, डेटा सेंटर जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट होते हैं। हम जब इस फंड को देखते हैं तो आपकी बात सही है कि ये काफी एक ब्रॉड थीम है। एज फंड मैनेजर हमको इसे थोड़ा नैरो डाउन करना पड़ता है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर अपने फंड की बात करूं, तो हमारे फंड में आप देखेंगे कि हम लोग का जो मैक्सिमम एक्सपोजर है वो करीब 5 मेन सब सेगमेंट्स में आप कह सकते हैं उसमें है, जिसमें आप कहेंगे कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, पावर सेक्टर, लॉजिस्टिक्स एंड सीमेंट एंड प्रॉपर्टी। यस, ये जो हमारे 5 से 6 सेक्टर हैं, इसमें हमारा ज्यादा फोकस है और इसी में हम आगे चल के ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस, एटलीस्ट फॉर आवर फंड। ओके, अभी बहुत ही कन्वेंशनल डेफिनेशन आपने हमें बताई। और हम लोग जब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम सुनते ही दिमाग में वही आता है कि कंस्ट्रक्शन होगा, रोड होगी, पावर होगा, लॉजिस्टिक्स में आ जाएंगे हम लोग। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें नई आ रही। और थोड़ा इसमें डीप में जाऊँ मैं, इससे पहले एक सवाल मुझे फिर आपसे इकॉनमी पे समझना है कि हमारी इकॉनमी जो है, बहुत सारे एस्टिमेट्स लोग लगा के चल रहे हैं, बट बहुत प्रैक्टिकल अगर हम लेके चलें तो 5.5-6 से ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि ग्रो अभी हो रही है। ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो आपको लगता है कि जो अभी तो बहुत बड़े बड़े ऐलान है, सस्टेनेबल है? जी हाँ, बिल्कुल सस्टेनेबल है और इसके पीछे रीजंस है, तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। तो अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, तो आप देखेंगे इससे पहले जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट साइकिल आया था वो 2002 से 2010 के बीच में आया था। उसके बाद
बहुत सारी वजहों से हम लोग इन्वेस्टमेंट साइकिल में वी हैड अ काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड। तो जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है, अगर हम एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखते हैं, विच जो कि सबसे एक ब्रॉड मेजर है इन्वेस्टमेंट साइकिल का किसी भी कंट्री में, तो वो 35% के आसपास पीक किया था 2008 में, और अभी हम लोग अराउंड 29% पे हैं एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो वाई इट हैपेंड, वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग ने सो इन्वेस्टमेंट्स अगर आप देखेंगे एक कंट्री में, तो उसके तीन मेन इंजन होते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर हालांकि कैपेक्स करता रहा फ्रॉम 2010 टू 2020 पीरियड ऑल्सो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्योंकि 2010-11 के पीरियड तक लेवरेज काफी ज्यादा हो चुका था सिस्टम में, और डिमांड हमारी उतनी आई नहीं जितनी की हमने एक्सपेक्ट करी थी, तो सिस्टम में ओवर कैपेसिटी क्रिएट हो गई। उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर की एबिलिटी टू इन्वेस्ट वो कम होती चली गई, और ये जो पूरा पिछला 10-12 साल निकले, ये उसी को इम्प्रूव करने में निकल गए। बट अभी जब आप देखेंगे तो हमारा प्राइवेट सेक्टर की बैलेंस शीट काफी अच्छी हो गई है, काफी सुधर गई है। तो आज हमारा जो लेवरेज है प्राइवेट सेक्टर का, या आप डेट टू इक्विटी कह लीजिए या इनडेटेडनेस कह लीजिए, वो पिछले 15 साल के लोज पर है। वहीं पे अगर हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखते हैं किसी भी सेक्टर में, तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आज एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, और साथ में मुझे दिख रहा है कि अगर मैंने आज इन्वेस्ट नहीं किया तो 2 साल में शायद मेरी कैपेसिटी सपोर्ट नहीं करेगी मुझे। तो इसकी वजह से ये एक वर्चुअल साइकिल जो क्रिएट हो रहा है, और ये एक बार स्टार्ट होता है तो जैसे हमने पिछली बार भी देखा कि इसमें काफी समय लगता है वापस नीचे जाने में। तो मुझे लगता है कि 4 से 5 साल तो आराम से है कि प्राइवेट सेक्टर विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट। लास्टली जो एक और मैं बस ये फिनिश कर दूं कि लास्टली जो एक हाउस होल्ड सेक्टर है, जो विच इज द थर्ड इंजन, जो कि तीसरा इंजन है, और उसमें हम मेनली कहते हैं उसे आप कह लीजिए रियल एस्टेट सेक्टर। तो रियल एस्टेट सेक्टर भी अपने चैलेंजेस से गुजर रहा था पिछले 8-10 साल से। बट उस 8-10 साल में क्या हुआ कि काफी चेंजेस हुए, जैसे कि रेरा आया, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ा लैंडमार्क रिफॉर्म था। उसकी वजह से कंसोलिडेशन हो गया है अभी प्रॉपर्टी सेक्टर में, और एट द सेम टाइम अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउसेज हैज इंक्रीज। तो आज आप देखेंगे बड़े सिटीज में, एटलीस्ट मेट्रो सिटीज में, पिछले 10 साल से प्राइसेस में ज्यादा बढ़ोतरी तो नहीं हुई है, लेकिन इनकम ग्रोथ अपने हिसाब से चलती रही। तो आज अफोर्डेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट्स रीजनेबल है, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत कम है, पर रीजनेबल है, और कंसोलिडेशन हो गया है सेक्टर में। तो एक हाउसिंग सेक्टर में भी मुझे लगता है कि काफी अच्छा अपसाइकिल आने वाले 4-5 साल में हम लोग देखेंगे। सो तीनों इंजन जो है अभी फायर कर रहे हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट और हाउस होल्ड। रियल एस्टेट में मुंबई छोड़ के, मुंबई बहुत महंगा है। बहुत महंगा है, ये बात आपकी, महंगा है, लेकिन आप देखेंगे तो पिछले 8-10 साल में कीमतों में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। हाँ, लेकिन आपने बहुत, आप सही बात करें, इंटरेस्टिंग ये है कि बड़े बड़े मकान सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। अब ये भी एक बहुत ही, मतलब क्या कहें, तो ज़माना ऐसा ही है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने की, मैं थोड़ा सा इसको समझना चाहता हूँ आपसे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जब क्रिएट होता है तो मुझे समझ से 2 तरह से होता है। एक तो होता है कि जब आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डिसरप्शन, टेक्नोलॉजी चेंज, या कैपेसिटी एक्सपैंड किया आपने, जैसे अभी 73-74% का यूटिलाइजेशन चल रहा है, तो उस समय तक लगभग पीक हो जाता है, फिर आप नए में जाते हैं। तो एक तो ये होगा कि आपको नया डिसरप्शन आ रहा है, उस वजह से करना है। दूसरा ये होता है कि आप उसको, पुराना हो चुका है बहुत, उसको आपको रीडेवलपमेंट करना है। जैसे मुंबई में रियल एस्टेट के टर्म्स में अगर समझने की कोशिश करें, रीडेवलप कर रहे हैं आप उसको। तो क्या प्राइवेट कैपेक्स उस तरह से हो रहा है कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा क्रिएट हो रहा है? जी नीरज जी, आपने बहुत अच्छी बात करी डिसरप्शन की। सो डिसरप्शन अगर आज हम देखते हैं, और खासकर कि पिछले 2-3 साल में आफ्टर कोविड, डिसरप्शन बहुत ही एक बज़वर्ड टाइप बन गया है, और ये डिसरप्शन बहुत सारे सेक्टर्स में है। बट जो मेन इसमें आप देखेंगे डिसरप्शन आ रहा है, वो आ रहा है हमारे एनर्जी सेक्टर में। और एनर्जी सेक्टर में जब मैं बात करता हूँ, तो आप देखिए पावर सेक्टर में रिन्यूएबल कैपेसिटी आज पूरा, इवन द गवर्नमेंट वांट्स कि हम लोग रिन्यूएबल से ज्यादा जनरेट करें। तो ये जो डिसरप्शन आ रहा है, जहाँ पे पुराने कोल बेस्ड पावर प्लांट्स थे, वो अभी धीरे धीरे उनका कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी में कम होता जा रहा है और रिन्यूएबल्स का बढ़ता जा रहा है। तो वो आपकी बात जो कि पुराने जो हमारे एसेट्स हो गए थे, क्या हम उनको रिप्लेस करेंगे? मुझे नहीं लगता हम लोग ज्यादा रिप्लेस करेंगे,
हम लोग उसे रिप्लेस करेंगे रिन्यूएबल एसेट से, फॉर एग्जांपल सोलर से, विंड से, आज हाइड्रोजन की भी बात हो रही है। तो ये बहुत ही बड़ा ट्रेंड है और ये ग्लोबल ट्रेंड है। इसी में आप चाहें तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो कल को अगर हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मोबिलिटी की बात करते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप सोचिए, आप इमेजिन करिए कि ये कहाँ से कहाँ हो सकता है। सो ये हो गई डिसरप्शन की बात जो आप बोले। पुराने एसेट्स भी रिप्लेस हो रहे हैं पर वो नए मॉडर्नाइज्ड वे में रिप्लेस हो रहे हैं। सो दिस मैं मेनली मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट देखिए थोड़ा सा डिफरेंट सेक्टर है। तो उसमें जमीन इज द एक रॉ मटेरियल है। तो और मुंबई आप जानते हैं जमीन बहुत ज्यादा है नहीं, तो वहां पे रीडेवलपमेंट ही ज्यादा होगा। बट आप मुंबई छोड़ के भारत में और कहीं जाइए तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि नए नए सिटीज डेवलप हो रहे हैं। यस, वो एक प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूअस है। या बिल्कुल इंटरेस्टिंग। मतलब तो एग्जांपल के लिए बताया था कि जैसे ऑटो सेक्टर में जो पूरे आइस इंजन वाली लेगेसी है, अब या तो आप उसी में कुछ ऊंचा नीचा करके ठीक कर लिए या फिर आपको नया प्लांट लाना पड़ा। जैसे एक चेन्नई में आया बहुत बड़ा, हुंडई भी कह रहा मैं 20,000 करोड़ का नया प्लांट लगाऊंगा, मारुति ने नए प्लांट का अनाउंसमेंट किया है। तो कई जगहों पे आपको नया करना पड़ेगा क्योंकि पुराना रिडेंडेंट है या वो यूजेबल नहीं है या वो पीक कर गया है। खैर ये सारी चीज़ें होंगी। सर आपके फंड में 4-5 स्टॉक्स हैं, 6 स्टॉक्स हैं जहां पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, क्या वो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर थीम को कैप्चर करते हैं क्या? जी, मैं नहीं, ये बात मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। आप देखेंगे तो कुल मिला के करीब 45 स्टॉक्स हैं हमारे पास। तो उसमें एक दो स्टॉक्स हैं जो आप कह लीजिए कि एक तरह से दे आर बेहमथ्स इन द सेक्टर। तो वहां पे आप डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा वेटेज रखेंगे बिकॉज वो सिर्फ एक दो सेक्टर कैप्चर नहीं करते, जैसा कि आपने बोला कि वो काफी सारे थीम्स एक साथ कैप्चर कर लेते। बट उसके अलावा भी आप देखेंगे तो हमारे पास काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स हैं जिनमें कि हमारे पास डिसेंट वेटेज है। बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूँगा पर डिसेंट वेटेज है कि जब वो चले तो हमें डेफिनेटली बेनिफिट हो। ओके, एक सवाल और है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। आजकल बहुत ज़्यादा ये फैशन में आ गया है। फैशन में क्या मतलब पता नहीं, रियलिटी होगी, आप मुझे समझाइएगा। ESG कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट, और वो सबसे ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ही। इवन जैसे देखिए आप, यूरोप ने एक कार्बन टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया जो 2026 जनवरी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और भारत सरकार ने भी कह दिया कि लोग तैयार रहें। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे इसका असर आएगा। क्या ये एक दिक्कत है, या आप लोग चूंकि मिलते रहते हैं मैनेजमेंट से, इंडस्ट्री से, और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में इस क्वेश्चन को, इस इशू को ठीक से एड्रेस किया जा रहा है यहाँ पे? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो ESG देखिए, ESG का जो डेफिनेशन है उसमें आप देखिए एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर तीनों ही इंक्लूड होते हैं। तो अभी जैसे ज्यादा फोकस एनवायरमेंट की तरफ है, और आपने बात की कार्बन टैक्स की, और शायद कल को हो सकता है इंडिया में भी आ जाए, हम नहीं जानते। पर ये बात क्लियर है कि जो पुराने जिसे आप पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, उनपे कंप्लायंस या टैक्सेशन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। इसमें ये बात काफी क्लियर है। पर आप देखिए इससे काफी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन टैक्स अगर आप लगाते हैं तो उसकी वजह से फिर कंपनीज को चाहिए कि वो लोग अपने कार्बन एमिशंस को कम करें। तो कार्बन एमिशन कम करने के लिए उनको कैपेक्स करना पड़ेगा। तो वो कैपेक्स करेंगे तो फिर हमारे इन्वेस्टमेंट साइकिल को उससे बेनिफिट होगा। सो जैसे कि आपने इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करी, तो इलेक्ट्रिफिकेशन में आज इतने सारे इलेक्ट्रिक कार फैक्ट्रीज आ रहे हैं, तो फाइनली वो कंट्री में इन्वेस्ट ही हो रहा है, राइट? तो उसका मैं कहूँगा कि थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ता है डेफिनेटली, बट उसका पॉजिटिव ज्यादा है मेरे ख्याल से। बिकॉज एक तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, तो वो तो आपको करना ही है। एंड आपको इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे उससे ऑप्शंस क्रिएट होते हैं जो कि पहले नहीं थे शायद। ओके, इसी थीम में एक चीज़ और, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन या इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ी चीज़ होती है कैपिटल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरी दुनिया में काफ़ी महंगी हो गई है, भारत में भी है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि पीक आउट हो रही है शायद। क्या ये अगर लंबे समय तक सस्टेन करेगी तो थोड़ा मुश्किल करेगी, या फिर इतनी डिमांड हमारे यहाँ है कि वो सबसाइड हो जाएगी?
जी। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर श्योर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। पर मैं ये मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा डिसीजन, सबसे बड़ा, या कह लीजिए मेक और ब्रेक नहीं है। अगर आप पिछले 2015 या 16 ऑनवर्ड्स देख ले, या इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स में तो 2008 ऑनवर्ड्स से आप देख लीजिए, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो काफी दिनों से सस्ती थी। तो लेकिन उसके बाद भी हम लोग कैपेक्स नहीं देख रहे थे इंडिया में। और इंटरेस्ट रेट्स 2016, 17, 18, इवन आफ्टर कोविड भी कम ही थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा थे। पर आई थिंक जो मेन आपका, जो मैंने शुरू में टच किया था कि कॉर्पोरेट्स के पास बैलेंस शीट ही नहीं थी इन्वेस्टमेंट के लिए। बैलेंस शीट आपकी थोड़ी वीक थी। तो ना अभी जब बैलेंस शीट इंप्रूव हो गई है और आपके पास कॉन्फिडेंस है कि जो आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी डिमांड रहेगी आने वाले 8-10 साल तक, तो वो ज्यादा बड़ा ड्राइवर है बजाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। अगर आप 2004 से 2010 का साइकिल भी देखते हैं तो 2004 से 8 तक ऐसा नहीं कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत कम थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग ने इन्वेस्टमेंट साइकिल काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए देखे। तो मेरे ख्याल से कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक फैक्टर है, बट उससे बड़ा फैक्टर है कि आपके पास बैलेंस शीट है कि नहीं, आपके पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं, पॉलिसी में कंटिन्यूटी है कि नहीं, एंड आपको आपका प्रोडक्ट फाइनली विल इट बी एब्जॉर्ब्ड इन द मार्केट वंस यू मेक इट। आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अभिनव से ये डिस्कस करेंगे कि कौन से नए सेक्टर्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल हो सकते हैं और कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो इस सेक्टर के लिए मुश्किल हो सकती हैं।